एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कंपाइलर। मैं श्वेता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कंपाइलर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक और बात बता देना चाहती हूँ कि जो आज का सेशन है, मैंने जो थंबनेल में लगाया था कि वोकैब प्लस ग्रामर के रूल हम लोग करने वाले हैं, तो मैं ऐसा 60 डेज तक करने वाली हूँ। वोकैब साथ साथ और ग्रामर भी हम लोग दोनों मिलके कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम हमेशा देखने को मिलता है कि बहुत बच्चों को ग्रामर तो पूरा उन लोग को याद हो जाता है, लेकिन उनका वोकैब अभी भी कंप्लीट नहीं रहता है। इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया कि मैं दोनों साथ साथ लेके चलूंगी, जिससे कि आपका दोनों कवर हो जाए। तो मैं आखिर वोकैब में क्या कराने वाली हूँ, तो मैं आप सभी को ये अभी बता दूं कि मैं सबसे पहले रूट वर्ड्स लूंगी इसमें, और डेली 5-5 मैं लेने वाली हूँ सभी में से। तो सबसे पहले मेरा रूट वर्ड्स होगा, उसके बाद मेरा सिनोनिम्स होगा, उसके बाद एंटोनिम्स होगा, उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेज होगा। ठीक है, तो मैं अभी चलती हूँ रूट वर्ड्स की तरफ। उसके बाद हम लोग नाउन पढ़ेंगे, और ये मेरा इंग्लिश का क्लास 1 है। इस तरह मेरा 60 क्लास इंग्लिश का, मतलब 60 क्लास मेरा इंग्लिश का आने वाला है, और सब वीडियो में पूरा टोटल वोकैब प्लस इंग्लिश ग्रामर पूरा रूल कवर किया जाएगा। तो अभी मैं चलती हूँ रूट वर्ड्स की तरफ। तो आप सभी को पता ही होगा कि रूट वर्ड्स जो होते हैं उनको हम लोग लैटिन वर्ड से लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लैटिन से लेते हैं। जितने भी ये वर्ड्स होते हैं हम लोग इसको लैटिन से लेते हैं। तो इसमें जो मेरा आज का पहला रूट वर्ड है वो है ए या एन। तो ए या एन का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग हो जाता है नॉट या विदाउट। नॉट या विदाउट मीन्स इसमें, और इसका हम लोग जो वर्ड्स देखें, आज मैंने जो इस पे वर्ड्स लिए हैं, तो पहला मेरा वर्ड्स है एबेस। एबेस मीन्स क्या हो जाएगा? विदाउट बॉटम। अब बॉटम आप लोग जानते होंगे कि जिसका बेस नहीं होता। विदाउट बॉटम मीन्स जिसका बेस नहीं होता, जो बिना बेस का होता है, उसे बोलते हैं एबेस। ओके, तो अभी मेरा नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एक्रोमैटिक। एक्रोमैटिक ए मीन्स मैंने बताया आप सभी को कि इसका ए का मीनिंग होता है, जहां भी जिस भी वर्ड में ए लग जाए उसका मतलब होता है नॉट या विदाउट। और क्रोम या क्रोमैट, इसका मतलब होता है कलर। जिस भी वर्ड में क्रोम या क्रोमैट आ जाए उसका मतलब होता है कलर, वो कलर से रिलेटेड वर्ड होता है। ओके, तो एक्रोमैटिक मीन्स हो जाएगा विदाउट कलर। तो विदाउट कलर ये हो गया। मैं इसको आगे जो भी रूट वर्ड्स आएगा मैं उसमें ये भी आपको करवा दूंगी। क्रोम या क्रोमैट मीन्स होता है कलर। अब नेक्स्ट जो वर्ड है मेरा वो है एनहाइड्रस। एन मीन्स आप सभी को पता ही है, नॉट या विदाउट। और हाइड्रो, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर। वाटर आप सभी को, ये आप लोगों ने 12 में पढ़ा होगा केमिस्ट्री के चैप्टर में, कि हाइड्रो जो होता है वो वाटर से रिलेटेड होता है। हम लोगों ने मतलब बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस पढ़े हुए हैं जिसमें हाइड्रो का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो एनहाइड्रस मीन्स क्या हो जाएगा? विदाउट वाटर, जो मतलब जिसमें वाटर ना हो। एनहाइड्रस कुछ होती है, कुछ वस्तुएं होती है, कुछ मतलब पार्टिकल्स होते हैं जिसमें वाटर नहीं होता है। ओके, तो आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो अभी मैं नेक्स्ट रूट वर्ड की तरफ बढ़ती हूँ, जो कि मेरा है ए। ओके, तो फिर से ए। तो ए का यहाँ पे मीनिंग हो जाएगा ऑन। तो इसका मीनिंग हो गया ऑन। ओके, तो इस पे मैंने वर्ड्स लिए हैं ए फायर। फायर मीन्स तो आप सभी को पता है कि आग, और ए मीन्स क्या हो जाता है? ऑन। तो यहाँ पे ए फायर का मीनिंग क्या हो गया? ऑन फायर। और फिर मैंने दूसरे वर्ड्स लिए ए साइड। ए साइड मीन्स, ए मीन्स हो गया ऑन, और साइड मीन्स आप सभी को पता ही होगा कि साइड में, बगल में। तो ए साइड मीन्स ऑन द साइड। अब मैं यहाँ तक मैंने ए का लिया। उसके बाद मैं समझती हूँ कि इट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। तो मैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ती हूँ। जो मेरा तीसरा वर्ड है वो है एड और एग। इसका जो मीनिंग होता है वो मीनिंग होता है टू, टुवर्ड, नियर। 3 मीनिंग्स होते हैं। तो टुवर्ड मीन्स आप सभी को पता ही होगा कि की ओर होता है। टू मीन्स भी और ही होता है, मतलब यहाँ पे जैसे कि मीनिंग निकल रहा है, मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको बता रही हूँ। और फिर से नियर मीन्स आप किसी की ओर बढ़ेंगे तो मतलब उसके नियर ही जा रहे हैं। ओके, तो इस पे मैंने जो वर्ड लिए हैं वो है एक्सिलरेट। तो एग तो आपको पता ही है, एग का मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे टू या टुवर्ड मैंने लिख दिया है। और सिलर, सिलर मीन्स होता है फास्ट, जो कि मैं अगले रूट वर्ड का जो सेशन आएगा मैं उसमें आप सभी को कराने वाली हूँ। तो एक्सिलरेट, एक्सिलरेट मीन्स क्या हो जाएगा? टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे, मतलब 12 में जो फिजिक्स था उसमें हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ रहे थे। उसका मतलब क्या होता है? त्वरित गति से। एक्सेलरेशन मतलब हम लोग अपने बाइक को या कार को, किसी को एक्सेलरेट करते हैं, मीन्स क्या करते हैं? उसको, उसके स्पीड को बढ़ाते हैं। ओके, तो एक्सेलरेट मीन्स हो जाएगा टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ। अब मेरा जो नेक्स्ट रूट वर्ड है वो है एब या एब्स या ए। ओके, तो इसका मीनिंग होता है
डबल एफ, ओ डबल एफ मीन्स क्या होता है, मीन्स अलग, दूर, और एक होता है ओ एफ, ओ एफ ये हो जाएगा प्रीपोजिशन, ये भी प्रीपोजिशन है, दोनों प्रीपोजिशन है। तो इसका मीनिंग होता है का, के, की, और ये वाला ऑफ जो है इसका मीनिंग होता है से अलग या से दूर। ओके, तो इसका आपको मीनिंग पता चल गया होगा कि एब या एब्स का मीनिंग होता है फ्रॉम या अवे या ऑफ, मीन्स किसी चीज से हम लोग दूर जा रहे हैं। ओके, तो इसके मैंने जो वर्ड्स लिए हैं आज के वो है एबडक्ट। एबडक्ट मैंने ये एक वर्ड लिया है, तो इसका मतलब होता है कैरी अवे बाय फोर्स, मीन्स जैसे कि पुलिस किसी मुजरिम मीन्स किसी चोर को, जैसे किसी ने क्राइम किया तो उसको पकड़ता है, तो वो कहीं मान लो कि उसके चंगुल से भाग गया, तो कैरी अवे बाय फोर्स मीन्स वो मतलब फोर्स के से दूर चला गया। तो मैं समझती हूँ कि इट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, आई एम क्लियर विद दिस। तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ मैं बढ़ चलती हूँ, जो है एबनॉर्मल। एब मीन्स तो आपको पता ही है, से दूर, से अवे, फ्रॉम भी हो जाए, फ्रॉम मीन्स से, अवे, ऑफ मीन्स इसका मतलब दूर ही होता है, मतलब ये रिलेशनशिप को मतलब ब्रेक करने के लिए लगाया जाता है। ओके, तो एबनॉर्मल का हो गया, एबनॉर्मल मीन्स क्या हो जाएगा, नॉर्मल मीन्स तो आप सभी को पता होता है साधारण मीन्स नॉर्मल कंडीशन में, और एबनॉर्मल मीन्स हो जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, जो कि नॉर्मल ना हो, अवे फ्रॉम नॉर्मल। और फिर मैंने नेक्स्ट वर्ड लिया है वो है एवर्जन। तो ए मीन्स आपको मैंने बताया ही कि ए मीन्स होता है अवे, ऑफ या फ्रॉम, मीन्स ये रिलेशन को टूटने को दर्शाता है, ब्रेक होने को दर्शाता है। तो एवर्जन क्या हो जाएगा, द एक्ट ऑफ टर्निंग अवे फ्रॉम, द एक्ट ऑफ टर्निंग अवे फ्रॉम मीन्स हम लोग कहीं फ्लो में जा रहे हैं और हम लोग के माइंड में कुछ दूसरा आ गया, तो हम लोग वहां से टर्न कर लिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द एक्ट ऑफ टर्निंग अवे फ्रॉम। तो आई होप आई एम क्लियर विद दिस। मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट, जो कि मेरा आज का लास्ट रूट वर्ड है, पांचवा मीन्स 5 नंबर। तो इस मैंने ये लिया है एक्रो। एक्रो मीन्स क्या होता है, टॉप, हाइट, टिप या बिगनिंग। टॉप मीन्स सबसे जो टॉप हो, हाइट इसमें स्पेशली हम लोग बात करते हैं एक्रो मीन्स हाइट की, हम लोग हाइट ही इसको लेते हैं। तो मैं एक्रो के लिए मैंने जो वर्ड लिया है वो है एक्रोबैट। तो एक्रोबैट मीन्स क्या होता है, अ हाई वॉकर। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक्रो मीन्स हाइट से रिलेटेड होता है, जो कि मतलब हाइट से, टॉप से मीन्स बोला जाए तो बहुत ज्यादा। ओके, तो एक्रोबैट मीन्स हाई वॉकर मीन्स बहुत तेज चलने वाला, बहुत तेज गति से भागने वाला। मैंने जो इसका नेक्स्ट वर्ड लिया है वो है एक्रोनीम। एक्रो मीन्स तो हाइट से रिलेटेड हो गया, हाई से रिलेटेड हो गया, टॉप एकदम, टिप मीन्स बिगनिंग, मतलब किसी चीज का हम लोग मान लीजिए किसी चीज को शुरुआत करते हैं तो टिप होता है, हाई होता है, बिगनिंग होता है उसका। तो एक्रोनिम क्या होता है, अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट कैपिटल लेटर्स ऑफ ए वर्ड। जो एक वर्ड होता है जिसको हम लोग मतलब, जैसे मैं दूसरा एग्जांपल देके बताती हूँ, हम लोग अपना नाम लिखते हैं, कोई भी मतलब किसी का भी नाम हो गया, तो हम लोग कहीं भी उसको लिखे, सेंटेंस के बीच में ही क्यों ना लिखे, लेकिन उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल रहता है। ये तो आप सभी को क्लियर होगा। तो फर्स्ट लेटर जो होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, तो वही एक्रोनिम उसी को बोलते हैं, अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट कैपिटल लेटर्स ऑफ ए वर्ड। मीन्स जो कैपिटल लेटर्स इसमें तो एक्रो मीन्स तो होता ही है हाइट या टॉप, तो इसीलिए कैपिटल मीन्स क्या हो गया, जो टॉप लेटर्स है उसको पहले लिखे, उसके बाद उसके साथ वर्ड्स को लगा दिए। अब मेरा जो नेक्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड, तो एक्रोफोबिया। तो एक्रो मीन्स तो आप सभी को पता है ये हाइट से रिलेटेड है, और फोबिया मैं बता दूं, फोबिया का मीन्स होता है डर, मीन्स हम लोग का फियर, जो हम लोग का फियर होता है उसे फोबिया बोलते हैं। हमारे में बहुत सारी फोबिया होती है, जैसे हाइड्रोफोबिया हो गई, किसी को पानी से डर लगता है, तो वैसे एक्रोफोबिया, जिसको हाइट से डर लगता है उसे बोलते हैं एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट। एक्रो मीन्स क्या हो गया, हाइट, और फोबिया मीन्स फियर। तो आई होप आई एम क्लियर विद दिस, और आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा ये 5 रूट वर्ड्स। अब मैं बढ़ती हूँ सिनोनिम्स की तरफ, उसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं चाहूंगी कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं नेक्स्ट चलती हूँ सिनोनिम्स की तरफ, तो मैं इसको क्लियर कर देती हूँ।
चलिए हम लोग अब सिनोनिम्स को देखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने रूट वर्ड्स देख लिया। तो अभी सिनोनिम्स में आपको बता दूं, मैं 5 सिनोनिम्स और 5 एंटोनिम्स और प्रीपोजिशन भी 5 कराने वाली हूँ। इसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस मैं कराऊंगी। तो अभी सिनोनिम्स की बात आती है, तो मैंने अबंडन पहला वर्ड लिया है। तो अबंडन का मतलब क्या होता है? फॉरगो। इसका एक वर्ड, इसका सिनोनिम्स हो गया फॉरगो, फिर हो गया फॉरसेक, फिर हो गया क्विट। तो अबंडन मीन्स क्या होता है? त्याग देना, किसी चीज का त्याग करना। मीन्स फॉरगो मीन्स पहले, यानी जो छूट चुका है। तो मीन्स जो छूट चुका है उसका मीन्स क्या होगा? उसका त्याग करना ही हुआ। फिर से फॉरसेक, फॉरसेक मीन्स भी किसी चीज को छोड़ देना। क्विट, क्विट मीन्स भी छोड़ देना। यानी अबैंडन का सिनोनिम्स क्या हो गया? फॉरगो, फॉरसेक और क्विट। बैन, आप लोग इसको बैन से याद कर सकते हैं। जैसे बैन, कोई चीज बैन हो जाती है तो हम लोग उसको करना छोड़ देते हैं। तो अबैंडन मीन्स क्या हो गया? फॉरगो, फॉरसेक और क्विट। क्विट मीन्स छोड़ना, फॉरसेक मीन्स छोड़ना और फॉरगो मीन्स पहले, मीन्स जो चीज पहले हो चुकी है उसको हम लोग छोड़ चुके हैं अब। इसीलिए अबैंडन मीन्स फॉरगो, फॉरसेक और क्विट हो गया। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। ओके, मैं नेक्स्ट अब चलती हूँ। तो इसका नेक्स्ट मेरा जो वर्ड है वो है अबेटमेंट। मेरा नेक्स्ट वर्ड है अबेटमेंट। अबेटमेंट का इस स्पेशली मीनिंग क्या हो जाता है? इसका मीनिंग हो गया कट और डिक्लाइन। तो कट मीन्स भी उसको कट कर देना, डिक्लाइन मीन्स उसको कम कर देना। मीन्स कोई चीज जो बहुत ज्यादा है तो उसको हम लोग कट करके कम कर देते हैं या डिक्लाइन कर देते हैं। और टू कर्टेल, इसका एक सिनोनिम्स और होता है टू कर्टेल, मीन्स भी कम कर देना। तो अबेटमेंट मीन्स क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग हो जाएगा किसी चीज को घटा देना, उसकी क्वांटिटी को कम कर देना, उसको हम कहते हैं अबेटमेंट। ओके, इसको आप इजिली याद कर सकते हैं। और अबेटमेंट, मेंट जिस भी वाक्य के अंत, मतलब जिस भी वर्ड के अंत में मेंट आता है उसको हम लोग नाउन कंसीडर बोलते हैं, मतलब नाउन कंसीडर करते हैं। तो ये नाउन है। ओके, तो आप सभी को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब मेरा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एब्रीविएट। इसका मीनिंग तो आप सभी को पता ही होगा। एब्रीविएट मीन्स उसको छोटा कर देना, टू शॉर्टेन। ओके, तो इसका एब्रिज, एब्रिज का मतलब भी वही होता है, घटा देना, कम कर देना। ए आप सभी को मैंने अभी रूट वर्ड्स कराया, उसमें ए जो था इसका मतलब नॉट या विदाउट, मीन्स ब्रिज, जो मतलब घट गया यानी कम हो गया, तो उसको बोलते हैं एब्रिज। फिर से कट, कट मैंने अभी बता ही दिया, आप सभी को पता ही होगा। अब नेक्स्ट जो मेरा वर्ड है वो है अबेंस। अबेंस का मीन्स क्या होता है? डिले। डिले मीन्स देरी। जैसे कि हम लोग की जो CHSL की एग्जाम होने वाली थी वो अभी डिले हो चुकी है, जो कि अक्टूबर में होने वाली है, 12 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर के बीच। तो हम लोग डिले ऐसे भी सिंपली हम लोग जानते हैं कि अबेंस मीन्स डिले होता है। पोस्टपोनमेंट, जैसे कि हम लोग का CHSL का एग्जाम जो था वो कोविड-19 पैंडेमिक के कारण वो पोस्टपोन हो गया था। तो इसलिए पोस्टपोनमेंट, डिले, ये हो गए अबेंस के सिनोनिम्स। अब नेक्स्ट जो वर्ड है वो आता है अबोर। अबोर का मीनिंग्स क्या होते हैं? तो इसका मतलब हो जाएगा डिसलाइक। डिसलाइक, किसी चीज को पसंद नहीं करना, हेट करना उससे। लोथ, लोथ मीन्स क्या होता है? इसके दो मीनिंग्स होते हैं। एक तो होते हैं आलसी। अगर आप आलसी हो जाओगे तो आप किसी को पसंद नहीं आओगे, मीन्स आपको लोग डिसलाइक करेंगे, तो इसीलिए इसको लोथ लिखे हैं। तो यहाँ पे एबोर का मीनिंग क्या हो गया? लोथ। ओके, तो ये मैंने जो रूट वर्ड्स अभी आपको कराया था उसमें ए मीन्स था नॉट या विदाउट, मीन्स ए जहां भी लग जाए वो शब्द निगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे सब इसके निगेटिव मीनिंग होंगे। तो मैंने आपको ये करा दिया सिनोनिम्स, जो 5 सिनोनिम्स है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो नेक्स्ट मैं बढ़ती हूँ एंटोनिम्स की तरफ, जो कि पहला एंटोनिम्स मेरा है एबेट। एबेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को घटाना। मैंने यहाँ पे जैसे कराया था अबेटमेंट, अबेटमेंट। तो यहाँ पे इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इंक्रीज। इंक्रीज मीन्स बढ़ा देना। तो एबेट मीन्स घटाना, तो इसका एंटोनिम्स हो गया इंक्रीज मीन्स बढ़ा देना। अब नेक्स्ट जो मेरा वर्ड है वो है एब्रीविएट। तो एब्रीविएट मीनिंग, मतलब एब्रीविएट का मीनिंग क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कम करना। और एम्पलीफाई, अब जैसे हम लोग जैसे एम्पलीफायर लगाते हैं किसी चीज को मतलब बढ़ाने के लिए, वैसे ही एब्रीविएट मीन्स शॉर्ट करना, टू शॉर्टेन, टू कट, टू कर्टेल। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एम्पलीफाई। एम्पलीफाई मीन्स बढ़ाना। अब मेरा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को त्याग देना, उसको हम लोग बोलते हैं एब्डिकेट। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? यूसर्प। यूसर्प यानी किसी चीज को ग्रहण करना। ओके, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा यूसर्प। मेरा वर्ड था एब्डिकेट।
एब्डिकेट का मीनिंग हो गया त्याग देना, यूसर्प मीन्स ग्रहण करना। अब मेरा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एबेरेंट। एबेरेंट मीन्स होता है इरेगुलर, जो रेगुलर नहीं हो, जो मीन्स रेगुलर कंडीशन में नहीं हो, रेगुलर वे में नहीं हो, जो इरेगुलर हो। तो उसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? उसका एंटोनिम्स हो जाएगा रेगुलर। रेगुलर मीन्स नियमित, जो एकदम नियमित चल रहा है, एकदम कोई भी मतलब उसमें इरेगुलरिटी नहीं है। तो एबरेंट मीन्स हो जाएगा इरेगुलर और इसका एंटोनिम हो जाएगा रेगुलर। तो ये तो क्लियर हो गया होगा। अब मैं नेक्स्ट चलती हूँ। तो नेक्स्ट मेरा वर्ड है एवेंस। एवेंस मैंने यहाँ भी आपको बताया। तो एवेंस का सिनोनिम तो डिले, पोस्टपोनमेंट यानी देरी होती है एवेंस की। तो एवेंस मीन्स क्या हो जाता है? डिले करना यानी देरी करना। तो इसका क्या हो जाएगा? रिवाइवल। अब आप कहीं, आपको टाइम पे जाना होता है, मान लीजिए आपको 9 बजे जाना है क्लास करने, लेकिन बीच में आपके मतलब आप थोड़ा देर से उठे और आपको देर हो गई। तो आप क्या करते हो? आप रास्ते में मतलब बाइक से जा रहे हो या कोई चीज से जा रहे हो, तो आप उसको कवर करने के लिए क्या करते हो? अपने मतलब टाइम को क्या करते हो? रिवाइव करते हो, यानी उसका उतना कवर कर लेते हो थोड़ा तेज चला के। ओके, तो यही है एवेंस, यानी जो देरी हो गई। तो रिवाइवल यानी उसको कवर कर लेना, रिवाइव कर लेना, जितनी मेरी देरी हुई है उतना मैं रिवाइव कर लूं। तो एवेंस का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रिवाइवल। ओके, तो मेरा साइन और एंटो मैं ये कवर कर दिया मैंने। और मैं अभी चलती हूँ प्रीपोजिशन की तरफ। तो चलिए प्रीपोजिशन अभी पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे मैंने लिया है अब्स्टेन। अब्स्टेन वर्ड है, तो इसके साथ क्या लगता है? अब्स्टेन के साथ हमेशा प्रीपोजिशन लगेगा अब्स्टेन फ्रॉम। अब्स्टेन फ्रॉम ये एक प्रीपोजिशन हमेशा लगेगा अब्स्टेन के साथ फ्रॉम। तो ये आप सभी को याद रखना है कि अब्स्टेन के साथ हमेशा फ्रॉम लगता है। ओके, अब मेरा जो नेक्स्ट मेरा वर्ड है वो है डिजायरस। तो डिजायरस के साथ क्या प्रीपोजिशन लगता है हमेशा? तो डिजायरस के साथ ऑफ लगता है, डिजायरस ऑफ। किसी भी वर्ड में डिजायरस आए, कोई मतलब नो इरर वाला, जो स्पॉटिंग इरर्स वाला होता है, तो डिजायरस के साथ हमेशा ऑफ होना चाहिए। ओके, अब मेरा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अफ्रेड। अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन लगता है, अफ्रेड ऑफ। अब जो नेक्स्ट है वो है एंग्री। तो एंग्री के साथ मतलब दो प्रीपोजिशन हम लोग यूज करते हैं। वो सेंटेंस के अनुसार हम लोग एंग्री के साथ दो प्रीपोजिशन यूज करते हैं, जैसे कि एंग्री अबाउट और एंग्री एट। तो वो सेंटेंस जब मैं करवाऊंगी स्पॉटिंग इरर्स, तो मैं उसमें बता दूंगी कहाँ एंग्री अबाउट लगेगा और कहाँ एंग्री एट लगाएगा। अभी फिलहाल आप लोग यही याद रखिए कि एंग्री के साथ दो प्रीपोजिशन लगते हैं, एंग्री अबाउट और एंग्री एट। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्राउड। प्राउड के साथ क्या लगता है हमेशा? प्राउड ऑफ। प्राउड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन लगेगा प्राउड ऑफ। तो मैं एक बार इसका रिवीजन करा दूं। अब्स्टेन के साथ हमेशा प्रीपोजिशन लगता है फ्रॉम, अब्स्टेन फ्रॉम। डिजायरस के साथ लगता है डिजायरस ऑफ। अफ्रेड के साथ लगता है अफ्रेड ऑफ। एंग्री के साथ लगता है एंग्री अबाउट या एंग्री एट। प्राउड के साथ लगता है प्राउड ऑफ। ओके, आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ओके, आई होप कि आप लोगों ने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए नेक्स्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस की तरफ चलते हैं। मैं अभी इसको क्लियर कर दूं। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रीपोजिशन, एंटो और साइनो अभी कवर कर लिया है। अब मैं आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ाती हूँ, उसके बाद मैं नाउन पढ़ाऊंगी। नाउन का बेसिक रूल्स पढ़ लेंगे, उसके बाद उसका रूल्स पढ़ेंगे और फिर उसको कल क्वेश्चंस करने वाले हैं उस पे। तो अभी मैं इडियम्स एंड फ्रेजेस को पढ़ा देती हूँ, उसके बाद मैं ग्रामर के रूल्स पे आऊंगी। तो अभी पहला मेरा इडियम्स है टू ईट एनीवन साल्ट। टू ईट एनीवन साल्ट का मीनिंग होता है टू बी वंस गेस्ट। मीन्स अगर आप किसी का नमक खाते हो, तो इसका मतलब आप उसके घर जाके रह रहे हो, यानी उसका आप गेस्ट बन गए, यानी टू बी वंस गेस्ट। तो मैंने आपको इडियम्स कराया टू ईट एनीवन्स साल्ट। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? टू बी वंस गेस्ट। अब नेक्स्ट इडियम जो है वो है कम टू ग्रीफ। कम टू ग्रीफ यानी किसी तकलीफ में आना, किसी दुख में आना। तो इसका मतलब क्या? आप सफर कर रहे हो, आप किसी मतलब किसी आपका अभी कंडीशन अच्छी नहीं, आपकी कंडीशन अच्छी नहीं है, आप उसमें सफर कर रहे हो। तो वही उसका मीनिंग क्या हो गया? सफर। तो कम टू ग्रीफ मीन्स सफर।
मेरा जो नेक्स्ट इडियम है वो है थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब क्या होता है? मतलब हो गया अंडर ऑल सर्कमटेंसेस, मतलब कैसी भी परिस्थिति हो हम लोग उसमें सरवाइव कर, मतलब हम लोग को सरवाइव करना ही करना है और करना ही पड़ेगा। तो वैसे इसलिए इसको बोलते हैं थ्रू थिक एंड थिन, मीन्स अंडर ऑल सर्कमटेंसेस। तो ये तो इजी इडियम्स है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट इडियम है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून मीन्स ब्लू मून तो ऐसे होता नहीं है, आप लोग रेयरली ही इसको देख सकते हैं, तो इसीलिए इसका मीनिंग हो गया रेयरली। वंस इन अ ब्लू मून मीन्स रेयरली। रेयरली मीन्स आप इसको मतलब आपको बहुत मुश्किल से दिखाई देता है। रेयरली यानी मीन्स आप कोई चीज समाप्त होने वाली होती है या कोई चीज मिलने वाली नहीं होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? रेयरली। तो इसलिए इसका मीनिंग क्या हो गया? वंस इन अ ब्लू मून का मीनिंग हो गया रेयरली। अब जो मेरा नेक्स्ट इडियम है वो है बरी द हैटचेट। बरी द हैटचेट का मैंने मीनिंग क्या लिखा? टू मेक पीस। यानी बरी द हैटचेट मीन्स किसी चीज को आप दफना दे रहे हो। दफना दे रहे हो मीन्स क्या होगा? उसका टू मेक पीस यानी वो शांत हो गया, वो क्विट हो गया, वो खत्म हो गया। इसलिए इसका बरी द हैटचेट का मीनिंग क्या हो गया? टू मेक पीस। ओके, अब मैं इसको फिर से रिवीजन करा देती हूँ। तो टू ईट एनी वन साल्ट का मतलब क्या हो गया? टू बी वंस गेस्ट। मीन्स मैंने क्या बताया? आप किसी का नमक खाते हो तो उसका गेस्ट बन जाते हो। तो टू ईट एनी वन साल्ट मीन्स क्या हो गया? टू बी वंस गेस्ट। नेक्स्ट है जो कम टू ग्रीफ। कम टू ग्रीफ यानी आप किसी तकलीफ में आ जाते हो, किसी दुख में आ जाते हो, तो उसका मतलब क्या? आप सफर कर रहे हो। तो कम टू ग्रीफ का मीन्स क्या हो गया? सफर। जो मैंने तीसरा करवाया वो है थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन मतलब किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति में हम लोग को सफर करना है। तो थ्रू थिक एंड थिन का मीनिंग क्या हो गया? अंडर ऑल सर्कमटेंसेस। मेरा जो नेक्स्ट है वो है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या हो गया? ब्लू मून सुनते ही आप लोग तो रोज व्हाइट मून देखते हैं, तो ब्लू मून कहाँ से आ गया? मीन्स रियरली, बहुत ही रियरली उसको आप मतलब बहुत ही कम दिनों के लिए वो मिलने वाला ही नहीं है। इसीलिए वंस इन अ ब्लू मून का मतलब हो गया रेयरली। अब मैंने जो नेक्स्ट इडियम कराया था वो है बरी द हैटचेट। बरी द हैटचेट का मीनिंग क्या हो गया? टू मेक पीस। मीन्स किसी चीज को दफना देना हमेशा हमेशा के लिए, और दफना दिया जाता है किसी चीज को तो वो तो खत्म हो जाता है, यानी टू मेक पीस, पीस बना देना मतलब शांति स्थापित करना। तो बरी द हैटचेट का मीनिंग हो गया टू मेक पीस। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अभी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, तो मैं आई होप कि ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं अभी नेक्स्ट चलती हूँ नाउन की तरफ, और नाउन का कुछ बेसिक कंसेप्ट के साथ मैं आपको रूल आज कराने वाली हूँ, वो भी कंप्लीट एक क्लास में आपको नाउन पूरा खत्म होगा। और कल मैं उस पर क्वेश्चंस लाऊंगी जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कल का सेशन। लेकिन जब आपके लिए कल का सेशन मतलब तभी इंपॉर्टेंट होगा जब आप आज का सेशन करोगे और उसको बढ़िया से रिवाइज करके कल आओगे, तब आपके लिए वो बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो चलिए अभी बढ़ते हैं ग्रामर के रूल्स की तरफ। रूल्स नहीं मीन्स नाउन के पहले बेसिक कंसेप्ट को जानेंगे, उसके बाद मैं रूल्स आपको करवाऊंगी। तो अभी मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। अभी जो मैं शुरू करने वाली हूँ वो है नाउन। तो आप लोग इसको बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हैं। नाउन का मीनिंग होता है हिंदी में संज्ञा, इसको हम लोग संज्ञा बोलते हैं। तो ये नाउन होता क्या है आप सभी को पता ही होगा कि ब्रह्मांड में जितने भी वस्तुएं, वो चाहे छोटा कोई हो जो दिखने वाला हो या ना हो, वो सभी को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? नाउन कंसीडर करते हैं। यानी नाउन का मीनिंग क्या हो गया, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नाउन का मीनिंग क्या हो गया। नाउन का सिंपली मैं डिफिनेशन लिख देती हूँ। अ noun is the name of anything. A noun is the name of anything. अब ये कहने का मतलब क्या है? A noun is the name of anything। जैसा कि मैंने बताया कि इस यूनिवर्स में जितने भी वस्तु है, वो चाहे छोटा से लेके बड़ा तक, वो सब हम लोग उसको नाउन कंसीडर करते हैं। इसलिए मैंने इसका डिफिनेशन लिखा, A noun is the name of anything। आप लोग इसको ऐसे कह सकते हैं, ऐसे डिफिनेशन कभी पूछी नहीं जाती, लेकिन मैं आप सभी को
बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं ये आपको बता दे रही हूँ। अब मैं चलती हूँ इसके काइंड्स की तरफ कि इसके काइंड्स कितने होते हैं। तो इसके काइंड्स जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। काइंड्स हो गए 5। तो मैं एक एक करके सबके टाइप और सब उसको मैं बता दे रही हूँ कि वो क्या होता है, ताकि आगे चल के आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा नाउन है, ये क्या है, लेकिन मान लीजिए एसएससी में नहीं, लेकिन और कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। वैसे इंग्लिश सभी कंपटीशन के लिए सेम ही होती है। तो मैं अभी इसके काइंड्स के बारे में बता देती हूँ। तो पहला इसका है जो, वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन हो गया, इसको हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, ओके। तो मैं इसको बता देती हूँ कि ये होता क्या है। तो कॉमन, कॉमन का नाम सुनते ही आपको पता चल रहा होगा कि कोई चीज कॉमन है, यानी सब में कॉमन। जो चीज कॉमन होती है उसको जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं, यानी किसी जाति का बोध कराती है। स्पेशली जैसे इस यूनिवर्स में 2 ही जाति मतलब कंसीडर की जाती है, जैसे कि मैन और वीमेन, पुरुष और स्त्री। लेकिन हम लोगों ने अपने अकॉर्डिंग पूरी जाति बना रखी है, लेकिन यूनिवर्स में 2 ही स्पेशल मतलब इस पृथ्वी पे 2 ही जाति कंसीडर की जाती है, वो है पुरुष और स्त्री। तो इसमें वो पूरी जाति का बोध हो रहा है, एक पुरुष कहने से पूरे पुरुष का बोध हो रहा है। तो इसीलिए कॉमन नाउन किसको बोलते हैं, जो सब में कॉमन हो। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया मैन, मैन से पूरे मैन की जाति की बोध हो रही है। फिर मैंने लिख दिया वीमेन, वीमेन से पूरी स्त्री जाति की बोध हो रही है। तो ऐसा आप लोग बहुत सारे वर्ड्स लिख सकते हैं, जैसे बॉय, बॉय मैंने लिखा तो पूरे लड़कों की बोध हो रही है। मैं एक स्पेशल की बात नहीं कर रही, मैं पूरे लड़कों की बात कर रही हूँ। तो इसलिए कॉमन यानी कॉमन, सब में कॉमन। तो मैन वीमेन 2 जाति होती है, मैन और वीमेन। अब मैं नेक्स्ट टाइप पे चलती हूँ। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो मैं नेक्स्ट पे चलती हूँ। तो नेक्स्ट मेरा हो गया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का हिंदी में मीनिंग क्या होता है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसका हिंदी में मीनिंग हो गया। तो ये प्रॉपर नाउन होता क्या है। तो प्रॉपर, प्रॉपर नाम सुनते ही आपको पता चल रहा होगा कि कोई प्रॉपर चीज के बारे में हम लोग बात करें, कोई चीज जो स्पेसिफाइड है, मतलब जिसके बारे में मतलब जो कॉमन नहीं है, जो एकदम स्पेसिफाइड है। जैसे मैं नाम लूं मोदी, तो मोदी कहते ही आप सभी के दिमाग में क्लिक करेगा कि नरेंद्र मोदी की बात हो रही है। तो कुछ स्पेशल क्वांटिटी मतलब कुछ स्पेशल जो चीज होती है, जो स्पेशल व्यक्ति होते हैं, उनका नाम लेते ही हम लोग को मतलब दिमाग में हम लोग क्लिक करता है कि हाँ इसके बारे में बात हो रही है। जैसे गांधी, गांधी बोलने पर हम लोग क्या आता है दिमाग में, महात्मा गांधी, ओके। तो ऐसे बहुत सारे है, जैसे जैसे हो गया अर्थ, तो अर्थ तो स्पेशल है, मतलब हम लोग के अनुसार पृथ्वी, ऐसे ब्रह्मांड में बहुत सारी अर्थ जैसी प्लेनेट खोजी जा चुकी है, लेकिन हम लोग के लिए सिर्फ एक ही अर्थ है। सन हो गया, सन भी एक है। ऐसे बहुत सारी चीज होती है जो प्रॉपर होती है। तो ऐसे चीजों को हम लोग प्रॉपर नाउन कंसीडर करते हैं। जैसे कि मैंने मोदी लिख दिया यहाँ पे, तो मोदी से आपके दिमाग में क्लिक करेगा नरेंद्र मोदी। मैंने गांधी लिख दिया, तो गांधी से आपके दिमाग में क्या क्लिक करेगा, महात्मा गांधी। और मैंने आइंस्टाइन लिख दिया, जिन्होंने क्या दिया था, लाइट का ये फॉर्मूला सबसे पहले दिया था, E=Δ mc²। आप सभी को पता ही होगा, ओके। तो आइंस्टाइन मैंने लिख दिया। तो ये सभी है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन का नाम सुनते ही आप सभी के दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि किसी प्रॉपर व्यक्ति या प्रॉपर वस्तु की हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये भी लिख देती हूँ, अर्थ, अर्थ भी हो गया प्रॉपर। यहाँ पे सन लिख दे रही हूँ, ओके। तो ये सब होते हैं प्रॉपर नाउन। अब जो नेक्स्ट आता है तीसरा, वो है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो नेक्स्ट आ रहा है वो है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन का हिंदी क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, ओके। यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब पूरा ये गैपिंग नहीं है, तो मैं इसको अभी क्लियर कर देती हूँ। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अभी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको क्लियर करती हूँ। फिर अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे जो कि है कलेक्टिव नाउन। तो मैं इसको पहले क्लियर कर दूं। जो मेरा नेक्स्ट है
वो है कलेक्टिव नाउन, जो कि तीसरा है। तो मैं लिख रही हूं यहाँ पे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मीनिंग क्या हो गया हिंदी में? समूहवाचक संज्ञा। किसी ग्रुप को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। कलेक्टिव का नाम सुने यानी किसी चीज को कलेक्ट करना, समूहवाचक संज्ञा। तो मैं इसको बता दूं कि ये होता क्या है। तो कलेक्टिव नाउन यानी किसी चीज को कलेक्ट करना यानी समूह बनाना। तो जैसे कि आप लोग बहुत सारे समूह देखते होंगे, तो मैं इसमें बताती हूँ। जैसे जूरी, तो जूरी क्या होता है? जो जजों का जो फैसला सुनाते हैं, जो ये जजमेंट जो करते हैं, उनका जो ग्रुप होता है उसको जूरी बोलते हैं। इसमें 8-10 मेंबर होते हैं जो किसी केस पे वो किसी केस पे मतलब बहुत सारे चर्चा के बाद इसको वो रिजल्ट देते हैं, तो उसके ग्रुप को क्या बोला जाता है? जूरी। जो मेरा नेक्स्ट है वो है बंच ऑफ कीज। ये भी तो एक ग्रुप होता है, बंच ऑफ कीज। और मैं जो और सब बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे ट्रूप्स हो गया, ट्रूप्स ऑफ सोल्जर्स। तो मैं ट्रूप्स यहाँ पे लिख देती हूँ। ट्रूप्स मीन्स क्या होता है? मतलब सैनिकों का कुछ समूह या जहाँ पे रहते हैं सैनिक, तो उसको बोलते हैं ट्रूप्स। और मैं लिख दूँ यहाँ पे फ्लीट हो गया। फ्लीट मीन्स जहाँ पे नाव रहता है, जहाज रहता है, उसके बेड़ा को क्या बोलते हैं? फ्लीट बोलते हैं। और बहुत सारे वर्ड है एक्सेट्रा। तो आप सभी को मैं इसका मतलब जो इससे आते हैं, जो ये समूह को डिनोट करते हैं, जो वर्ड्स हैं, जो ग्रुप को डिनोट करते हैं, मैं उसका पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगी। आप सब वहां से जाकर फ्री में इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी मैं नेक्स्ट चलती हूँ। इससे मैं कुछ रूल बता दूं यहीं पे कलेक्टिव नाउन से, कि यहाँ पे जो कलेक्टिव नाउन होता है, अगर ये ग्रुप में कोई चीज कंसीडर की जाती है, जैसे जूरी है, जूरी मेंबर्स जो कि मतलब ग्रुप में लेके फैसला लिए, जैसे किसी चीज पे सबका विचार एक ही था, मतलब एकमत होके उन्होंने एक सब्जेक्ट पे फैसला लिया, तो उसको उसके साथ उसको क्या कंसीडर किया जाएगा? उसको सिंगुलर हम लोग कंसीडर करते हैं। तो यही रूल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। मैं अभी इसको आप सभी के साथ क्लियर करती हूँ। और इसको आप लोग वीवीआई डाल लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और आगे भी पूछने की संभावना है। तो मैं इसको इस रूल को क्लियर करती हूँ। यहाँ पे मैं लिखती हूँ, जैसे कि अनएनिमस की यहाँ पे बात आती है। अनएनिमस, अनएनिमस एक वर्ड है, अनएनिमस। तो इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है? इसको बोलते हैं एकमत। जैसे जूरी मेंबर्स है, किसी सब्जेक्ट पे कोई केस हुआ, उस पे उन्होंने एक साथ एक ही मतलब सबने विचार दिया, एक ही सबने अपना विचार एक ही प्रकट किया, तो उसको क्या बोलेंगे? वो हो गया अनएनिमस, यानी वो सिंगुलर होता है। जैसे जूरी वॉज unanimous, unanimous, unanimous in its decision, in its decision। जूरी was unanimous in its decision, यानी इसका मीनिंग क्या हुआ? आप सभी तो बोलेंगे जूरी मेंबर्स, जूरी तो 8-10 का समूह होता है, तो यहाँ पे वॉज क्यों लगा? तो मैंने अभी बताया कि कोई भी मतलब जो मेंबर्स होता है, वो अगर वो एकमत होके कोई फैसला ले, जो एक साथ जो डिसीजन लिया जाता है, उसमें क्या होता है? उसमें वर्ब सिंगुलर लगता है और प्रोनाउन भी सिंगुलर लगता है। ओके, आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो मैं अभी बता देती हूँ कि डिवाइडेड किस में होता है। तो अभी तो एक मत की बात हो गई, आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा कि जूरी वॉज अनएनिमस इन इट्स डिसीजन, यानी उन्होंने मतलब सभी ने एक साथ मिलकर डिसीजन लिया, तो उसको क्या कंसीडर करेंगे? कि मतलब वो एक ही मतलब एक ग्रुप है, उसको एक ग्रुप मान लेंगे, जो मतलब एक जैसा अपना मत दे रही है, इसलिए इसमें सिंगुलर हम लोग लगाते हैं, सिंगुलर इसको कंसीडर किया जाता है। ऐसे बहुत से ग्रुप हैं जो कि मतलब एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो मैं आप सभी को उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी। एसएससी कंपाइलर उसका नाम है टेलीग्राम चैनल, वहां पे आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं और वहां से पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो ठीक है, मैं आगे चलती हूँ। ये डिवाइडर वाला क्या है इसको मैं बता दूं। पहले आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं इधर इसका ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। आई होप कि आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं डिवाइडेड वाला रूल बता दूं कि आखिर उसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी बात आती है क्या डिवाइडेड वाले रूल की, यानी जो अगर उसका जो मत था वो भिन्न हो गया, तो उसमें क्या होता है? जैसे द जूरी वर डिवाइडेड in their opinion,
in their opinion. The jury were divided in their opinion. इसको मैं क्लियर कर देती हूँ. In their opinion. ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल लगा और प्रोनाउन भी प्लूरल लगा, तो यहाँ पे डिवाइडेड हो गया. चूंकि जूरी एकमत नहीं है, जो 10 मेंबर्स का जो एक ग्रुप होता है वो अनएनिमस नहीं है, वो अलग अलग डिवाइड हो चुकी है. चूंकि सभी ने अपना डिफरेंट अपना मत दिया, डिफरेंट अपना एडवाइस दिया जज को, जो जजमेंट करता है, तो वो डिवाइड हो चुकी है, सबने अलग अलग बात बोला, इसीलिए यहाँ पे हम लोग प्लूरल लगाते हैं. तो ऐसा बहुत सारा आता है, जैसे टीम इज कमिंग बाय डिफरेंट ट्रेन्स, यानी टीम इज कमिंग बाय डिफरेंट ट्रेन्स, तो कोई टीम नहीं ना आ रही है डिफरेंट ट्रेन से, टीम मेंबर्स आ रहे हैं, टीम में जितने मेंबर्स हैं वो डिफरेंट ट्रेन से आ रहे हैं, यानी वो बट गए हैं. तो इसके साथ क्या लगा, टीम आर कमिंग बाय डिफरेंट ट्रेन्स, यानी इसमें प्लूरल लगा. तो प्लूरल वर्ब लगता है जब कोई चीज डिवाइडेड हो जाती है. अगर वो एक साथ आ रहे हैं, एक साथ मेहनत कर रहे हैं किसी चीज को जीतने के लिए, जैसे टीम किसी क्रिकेट मैच को जीतने के लिए अगर एक साथ मिलके ग्रुप बना के बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, तो वो उसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा. वो एक साथ एक काम के लिए पूरे मतलब एकदम निस्वार्थ भाव से उसको मेहनत कर रहे हैं, तो उसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा. और जब डिवाइडेड हो जाएगा कोई ग्रुप, तो उसके साथ क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा प्लस प्लूरल प्रोनाउन लगेगा. ठीक है, तो ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, वो चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो. तो मैं चाहूंगी आप सब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें. तो ओके, मैं अभी बढ़ती हूँ नेक्स्ट मेरे काइंड्स पे, जो कि मेरा चौथा है, वो है मटेरियल नाउन. अभी मैं इसको क्लियर कर रही हूँ. जब हम लोग का काइंड खत्म होगा तो मैं रूल पे आऊंगी. मैंने कम से कम 21 रूल लिखे हुए हैं, तो 21 रूल को आप सभी को मैं पूरा कवर करवाने वाली हूँ. अभी चलिए इसको क्लियर करते हैं. तो मेरा 4 नंबर जो है, 4 नंबर मेरा काइंड है जो नाउन का, वो है मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन का हिंदी में मीनिंग क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा, द्रव्य या पदार्थ वाचक संज्ञा. तो ये क्या होता है, इसको हम लोग को समझना है. ओके, तो मटेरियल नाउन क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है. और मैं ये बता दूं कि मैंने पीछे जितने 3 काइंड्स बताए हैं, कॉमन नाउन, प्रोपर नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये सब क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन्स होते हैं. ओके, तो काउंटेबल्स होता क्या, मैं आपको ये भी बता दूं. काउंटेबल जिसको हम लोग गिन सकते हैं, जो हम गिन सकते हैं उसको बोलते हैं काउंटेबल, जो गिनने योग्य हो, जो गिनने योग्य हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, काउंटेबल बोलेंगे. और अनकाउंटेबल क्या होता है, तो मटेरियल नाउन मैं आपको बता दूं कि मटेरियल नाउन जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है. अनकाउंटेबल जो नाउन होता है उसको हम लोग बोलते हैं, मतलब अनकाउंटेबल जो न गिनने योग्य, जिसको गिना ना जा सके, सिंपली जिसको गिना ना जा सके, जिसको हम लोग नहीं गिन सकते, उसको क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन. और अनकाउंटेबल नाउन के साथ मैं स्पेशल कुछ कंडीशंस बता दूं कि जो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन वो अपने साथ न आर्टिकल भी नहीं लेता, कोई भी आर्टिकल, ना डिफिनिट ना इंडिफिनिट, ये आर्टिकल्स नहीं लेता है. ओके, ये अपने साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर लेता है, वर्ब इसके साथ हमेशा सिंगुलर होता है. इसको हम लोग प्लूरल वर्ब कंसीडर नहीं कर सकते. फिर से इसके साथ हम लोग एस या यस नहीं लगा सकते. अनकाउंटेबल नाउन के साथ अगर इसको हम लोग चाहे कि ये तो खुद हम लोग को पता ही नहीं होता कि ये कितना है, तो हम लोग उसको बना ही नहीं सकते, ना प्लूरल बना सकते हैं ना सिंगुलर बना सकते हैं, तो उसको क्या कंसीडर करें. इसीलिए इसके साथ वर्ब सिंगुलर लगाया जाता है, आर्टिकल्स नहीं लगाया जाता. तो ये इसके साथ क्या एस या यस हम लोग नहीं लगा सकते, इसके साथ नहीं लगा सकते. वर्ब सिंगुलर होता है, आर्टिकल नहीं लगाया जाता. हाँ, अगर कुछ स्पेशल चीज हो, मतलब किसी स्पेशल चीज की बात हो, जैसे द राइस ऑफ कोलकाता, वेस्ट बंगाल, द राइस ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी किसी स्पेशल जगह, किसी स्पेसिफाइड जगह की बात हो रही है, तो वहां पे हम लोग द लगा सकते हैं. ओके, लेकिन इस तरह अगर राइस दिया हो तो हम लोग उसके साथ द नहीं लगा सकते. द क्या होता है, द डिफिनिट आर्टिकल्स होता है, और ए एन क्या होता है, इनडिफिनिट आर्टिकल्स
आर्टिकल्स होता है। मैं जब आप सभी को आर्टिकल्स पढ़ाऊंगी तो मैं आप सभी को वहाँ पे बताऊंगी कितने टाइप के आर्टिकल्स होते हैं, कौन सा आर्टिकल्स कहाँ यूज होता है। तो अभी मैं नाउन पढ़ा रही हूँ, तो चलिए नाउन पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, इसके साथ कौन सा वर्ब लगता है, आर्टिकल नहीं लगता, और एस एस लगाकर इसको जबरदस्ती प्लुरल या सिंगुलर नहीं बनाया जाता। तो मैं नेक्स्ट बताती हूँ। अभी ये मटेरियल नाउन की कुछ एग्जांपल्स मैं दे दूं। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, यहाँ पे राइस हो गया, व्हीट हो गया, फिर से गोल्ड हो गया, और सिल्वर हो गया, ब्रिक हो गया, ब्रिक मीन्स ईंटे, ईट हो गया ईट, और स्टोन हो गया। यहाँ पे इधर मैं स्टोन लिख दे रही हूँ। ठीक है, तो इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। उसके बाद मैं इसको क्लियर करती हूँ और फिर मैं नेक्स्ट इसका कुछ थोड़ा एग्जांपल देके मैं इसको समझाती हूँ कि ये होता क्या है। ओके, तो मैं इसको क्लियर कर रही हूँ। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में, तो ये जैसे राइस हो गया, तो मैंने बता ही दिया कि जैसे अगर कोई स्पेसिफाइड चीज की बात हो, जैसे द राइस ऑफ वेस्ट बंगाल, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि चावल सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में होता है, वेस्ट बंगाल। ओके, तो द राइस ऑफ वेस्ट बंगाल यानी क्या, किसी स्पेशल जगह के राइस की बात हो रही है, क्योंकि ये राइस मटेरियल नाउन है। मैं आपको अभी मटेरियल नाउन पढ़ा रही हूँ जो कि अनकाउंटेबल नाउन होता है, जिसके साथ एस या एस नहीं लगाया जाता, जिसके साथ आर्टिकल नहीं लगाया जाता। तो यहाँ पे मैंने बताया कि द राइस ऑफ वेस्ट बंगाल, तो ये क्या है, वेस्ट बंगाल एक स्पेसिफाइड हमारे देश का एक स्टेट है, एक राज्य है। तो चूंकि वेस्ट बंगाल की राइस की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल द लगाया गया है। ओके, तो ये सब जो रूल्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। विशेषकर जो स्पॉटिंग एरर्स होता है उसमें तो क्वेश्चन होता ही होता है। ऐसे एग्जाम में एक क्वेश्चन तो इस पे बन ही जाते हैं, तो प्लीज इसको अच्छे से इसको कवर कीजिएगा। ओके, तो मैं अभी चलती हूँ। नेक्स्ट मेरा जो काइंड है वो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और लास्ट है ये 5वां नंबर, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन आज का काइंड, इसके बाद हम लोग रूल से स्टार्ट करने वाले हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसमें क्या होता है मैं बता दूं, इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, तो ये होता क्या है भाववाचक संज्ञा, इसको क्यों बोलते हैं? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है इसके मतलब हिंदी से ही क्लियर हो रहा है कि भाव, यानी हम लोग अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो भावनाएं क्या, उसको आप लोग न देख सकते हैं न छू सकते हैं, सिर्फ आप उसको महसूस कर सकते हैं। तो ये कितने टाइप्स की हमारी भावनाएं होती है मैं उसको लिख दूं। एक तो होती है फीलिंग्स, फीलिंग्स में सारी हमारी भावनाएं आ जाएंगी। तो फीलिंग्स में क्या होता है, लव हो गया, हेट हो गया, बहुत सारे आते हैं, और एंग्री हो गया, एंगर हो गया। ओके, अब मैं कुछ क्वालिटीज को बता देती हूँ, क्योंकि ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आते हैं। इसको आप न देख सकते हैं न छू सकते हैं, सिर्फ इसको फील कर सकते हो। ठीक है, तो क्वालिटी क्या होता है, स्ट्रेंथ, आप में ताकत है तो वो भी आपकी एक क्वालिटी होगी। ओके, स्ट्रेंथ हो गया आपकी क्वालिटी, और ब्यूटी हो गया, ये भी एक क्वालिटी है। अब मैं नेक्स्ट बता दूं स्टेट। स्टेट मीन्स क्या हो गया, अवस्था, ये भी एक क्या होता है, ये भी एक क्वालिटी ही होता है। ओके, तो स्टेट हो गया अवस्था, आप किस अवस्था में, आप थके हुए हो, क्या आप एनर्जेटिक हो, तो ये सभी स्टेट होते हैं। तो मैं पहला लिख दूं टायर्डनेस, टायर्डनेस, फिर से वरीनेस, वरीनेस, नेक्स्ट मैंने क्या बोला, इनर्जेटिक, इनर्जेटिक, फिर से ये सब सिंपली आप सभी मतलब बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे होंगे। गुडनेस, काइंडनेस, ये सभी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, क्योंकि इसको हम लोग छू नहीं सकते। हाँ, मैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में एक और बता दूं, ये भी अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन मैंने जो बताया वहां पे कि मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन है, और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दो नाउन जो हमारे ऐसे है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और जो 3 नाउन है वो काउंटेबल नाउन है, यानी उसको हम लोग गिन सकते हैं। लेकिन ये अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं हम लोग इसको ना गिन सकते हैं और मतलब गिन नहीं सकते, और इसके साथ हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। ओके, तो एक मेरा उसमें मटेरियल नाउन का मेरा एग्जांपल बच चुका था, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। जैसे दिस बिल्डिंग इज
मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। तो आप सभी बताइए कि इसमें क्या एरर है, इसमें मैंने क्या एरर रख रखा है, तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक मैं नेक्स्ट पे चलती हूँ। ये वाला क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें क्या एरर है। मैं नेक्स्ट पे तब तक बढ़ती हूँ। यहाँ पे मैं ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रही थी। तो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? तो ये आप अपने साथ आर्टिकल्स नहीं लेता, वर्ब सिंगुलर होता है। इसको हम जबरदस्ती प्लुरल नहीं बना सकते, क्योंकि ये इसके बारे में हम लोगों को पता ही नहीं कि ये सिंगुलर है, मतलब ये क्वांटिटी में कितना है, ये तो हम लोग बता नहीं सकते। तो हम लोग उसको सिंगुलर या प्लुरल कंसीडर नहीं कर सकते, इसलिए उसको वर्ब हम लोग सिंगुलर ही यूज करते हैं, आर्टिकल्स नहीं लगाते हैं। और प्रोनाउन भी जो होता है वो भी सिंगुलर होता है, नाउन मतलब जो होता है वो भी सिंगुलर होता है। तो मैं इस पे कुछ एग्जांपल्स आपको बता देती हूँ। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं अभी इसको क्लियर करती हूँ और मैं बताती हूँ इसका कुछ एग्जांपल्स देके मैं बता रही हूँ, इसको क्लियर कर रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे भी आपको बताना है केयर्स ऑफ ओल्ड, इसमें क्या एरर है? केयर्स ऑफ ओल्ड, तो आप सभी को पता होगा कि केयर क्या है। केयर हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो मैंने अभी बताया था कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो इसके साथ हम लोग एस का यूज नहीं करते। तो एस इसमें सिर्फ हो जाएगा, क्या सही हो जाएगा? केयर ऑफ ओल्ड। ओके, और करना भी चाहिए। ओल्ड मतलब हमारे जो दादाजी हैं, दादी, उनका केयर करना चाहिए। और मैं अभी यहाँ पे कर दूं, यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पे क्या मिस्टेक है, क्या गलती है। तो दिस बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। तो मैंने जैसा कि अभी बताया कि ब्रिक और स्टोन मैंने प्रीवियस जो लिखवाया था, प्रीवियस काइंड मटेरियल नाउन, उसमें मैंने एग्जांपल में भी दिया था कि ब्रिक और स्टोन क्या होता है, वो अनकाउंटेबल नाउन होता है और मटेरियल नाउन का प्रकार है। तो यहाँ पे एस नहीं आएगा, दोनों में एस को हम लोग डिलीट कर देंगे। उसके बाद ये हमारा जो सेंटेंस है वो सही हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने बता दिया केयर ऑफ। अब एक और एग्जांपल देती हूँ। पीपल रेस्पेक्ट देयर सिंसियरिटी। ओके, तो सिंसियरिटी मीन्स क्या होता है? समझदारी। तो पीपल रेस्पेक्ट देयर सिंसियरिटी। तो इसमें आप सब बताइए कि क्या एरर है। कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि इसमें क्या एरर है। तो मैं बता दूं आप सभी को कि पीपल रेस्पेक्ट देयर सिंसियरिटी नहीं होगा, यहाँ पे देयर नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सिंसियरिटी जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, प्लस ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो यहाँ पे अनकाउंटेबल जो नाउन होता है वो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन को लेता है, वर्ब भी सिंगुलर लेता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? रेस्पेक्ट्स तो है, वर्ब सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे देयर नहीं आएगा। तो इसका सही क्या हो जाएगा? मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पे पीपल रेस्पेक्ट्स हिज सिंसियरिटी, यानी लोगों को अपने सिंसियरिटी को रेस्पेक्ट देना चाहिए। सिंसियरिटी। ओके, तो इसके साथ प्रोनाउन क्या आता है? सिंगुलर आता है, वर्ब भी सिंगुलर आता है और आर्टिकल ये नहीं लेता। ओके, तो मैं आई होप कि आप सभी को ये पूरा पांचों रूल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मींस पांचों काइंड्स नाउन के। अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट रूल्स की तरफ, जो कि आप सभी को मैं एक एक करके 21 रूल पूरा कंप्लीट कराने वाली हूँ। और यहाँ पे आप सभी को नाउन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरी कंप्लीट। ऐसा नाउन मतलब पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं पढ़ाया गया होगा, आप उठा के देख लीजिएगा, जिसमें वोकैब भी हो और नाउन और ग्रामर भी हो। तो मैं आज पूरा कंप्लीट नाउन आपको कराने वाली हूँ, पूरा एकदम रूल्स के साथ A to Z। और कल मैं पूरा टोटल 50 क्वेश्चंस लाने वाली हूँ आप सभी के लिए। तो रेडी रहिएगा, बी रेडी एंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट रूल्स की तरफ, जो कि मैं 1 to 21 कराने वाली हूँ। चलिए अब रूल्स स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया है रूल 1 को, ताकि आपका टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे। तो रूल 1 में क्या मैंने लिखा हुआ है, तो मैं उसको बता देती हूँ। कुछ नाउन्स अर्थ में तो प्लुरल होते हैं,
लेकिन यदि इनके पूर्व किसी निश्चित संख्यात्मक विशेषण, इसका इंग्लिश हो गया डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव, का प्रयोग किया जाता है तो इन नाउन्स को प्लुराइज नहीं किया जा सकता। जैसे पेयर, स्कोर, ग्रॉस, 100, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन। तो स्कोर मीन्स तो आपको पता ही होगा, स्कोर मीन्स तो वो किसी चीज का स्कोर होता है, जैसे कि क्रिकेट का स्कोर हो गया या कोई खेल का स्कोर हो गया तो उसको स्कोर बोलते हैं। पेयर मीन्स तो आप सभी को पता ही होगा। ग्रॉस, ग्रॉस मीन्स हम लोग सुनते हैं ये जीडीपी, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, ये इकोनॉमिक्स का शब्द है जिसका मतलब होता है कुल या सकल। यहाँ पे 100 हो गए, ये सब आप सभी को पता होगा, डजन भी पता होगा, 1000 भी पता होगा, और मिलियन और बिलियन तो पता ही होगा। तो कुछ यहाँ पे मैंने लिखा है कि कुछ नाउन्स अर्थ में तो प्लूरल होते हैं, लेकिन यदि इनके पूर्व किसी निश्चित संख्यात्मक विशेषण मीन्स डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है तो इन नाउन्स को प्लुराइज नहीं किया जा सकता। जैसे पेयर हो गया, स्कोर हो गया, ग्रॉस हो गया, 100 हो गया, मिलियन हो गया, बिलियन हो गया, और डजन हो गया, और 1000 हो गए, एक्सेट्रा, और बहुत सारे हैं। तो मैं इसको एग्जांपल से समझा दूं कि आखिर ये मतलब ऐसा क्यों होता है। जैसे मैंने डिफिनिट लगाया, डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव से आप सभी क्या समझते हैं? जैसे 1 2 3 4 ये सब क्या है? डिफिनिट है, यानी हम लोग इसको निश्चित यानी डिफिनिट वे में इसका हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि आई हैव टू पेयर, आई हैव टू पेयर ऑफ शूज, मेरे पास जूतों की 2 जोड़ी है। तो यहाँ पे हम लोग 2 पेयर्स का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ लिखेंगे 2 पेयर, क्योंकि यहाँ पे आया है डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव। इसको हम लोग बोलते हैं डेफिनिट, मैं यहाँ पे लिख दूं इसको डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया कि यहाँ पे जो कुछ नाउन्स अर्थ में तो मतलब ये तो प्लुरल लगे। जैसे पेयर की बात आती है तो आप सभी के दिमाग में क्लिक करता है कि हाँ 2 चीजों की बात आ रही है। स्कोर मीन्स बहुत ज्यादा, सकल, ग्रॉस हो गया, ग्रॉस मीन्स कुल, टोटल, ये भी तो ज्यादा को मतलब इंडिकेट करता है। 100 हो गया, डजन हो गया, 1000 हो गया, मिलियन हो गया, बिलियन हो गया, ये ज्यादा समूह को व्यक्त करते हैं। तो इसलिए मैंने अगर हम लोग इसमें कुछ डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स लगा देते हैं, निश्चित संख्यात्मक विशेषण यानी संख्या वाला विशेषण, ओके, तो इसको हम लोग मतलब प्लुराइज नहीं कर सकते, इसको हम लोग प्लुरल नहीं बना सकते, बहुवचन नहीं बना सकते, ये सिंगुलर ही रहता है। मैंने एग्जांपल क्या दिया, आई हैव 2 पेयर ऑफ शूज, तो यहाँ पे हम लोग पेयर्स इसको नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, इसीलिए सिर्फ लिखाएगा आई हैव 2 पेयर ऑफ शूज। तो ये आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसी में आगे कुछ लिखवाना चाहती हूँ जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, तो आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं अभी चलती हूँ नेक्स्ट। इसके कुछ इसमें जो बच चुका है उसको मैं बता देती हूँ, फिर मैं नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ूंगी। तो चलिए कुछ नेक्स्ट इसमें कुछ कंडीशंस हैं जो इम्पोर्टेंट है, मैं उसको बता देती हूँ। मैंने जैसा कि बताया कि कुछ मतलब डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स हम लोग अगर इसमें लगा दे तो वो सिंगुलर, मतलब उसको हम लोग प्लुरल नहीं बना सकते, वो सिंगुलर ही रहता है। लेकिन यदि इसमें इनडेफिनिट एडजेक्टिव का हम लोग यूज करेंगे तो उसे प्लुरल में बनाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे इनडेफिनिट का मतलब क्या होगा? जो अनिश्चित हो, मीन्स उसका हम लोग को क्वांटिटी पता नहीं हो कि वो कितने हैं। जैसे डजन्स ऑफ पीपल,
तो यहाँ पे मैंने क्या, यहाँ पे डजन में एस लगा दिया, तो इसको हम लोग प्लूरल बना सकते हैं जब हम लोग को क्वांटिटी पता नहीं हो, निश्चित नहीं हो कि वो कितने में है। तो यहाँ पे तो हम लोग को पता नहीं है कि पीपल कितने हैं, सिर्फ हम लोग यही जानते हैं कि डजन्स ऑफ पीपल। तो ऐसे में हम लोग क्या लगाते हैं, क्या इसको प्लूरल, हम लोग इसको प्लूरल कंसीडर कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ कैटल, थाउजेंड्स ऑफ कैटल। तो कैटल, ये आप सभी को पता होगा कि ये दिखने में सिंगुलर लगता है लेकिन ये प्लूरल है, ये रिप्रेजेंट करता है प्लूरल। कैटल मीन्स पशुओं का समूह। तो यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ कैटल हो गए, ऐसे बहुत सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं अभी नेक्स्ट रूल की तरफ चलूंगी, रूल जो कि है रूल 2। तो अभी मैं इसको क्लियर करती हूँ, आप सभी चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, मैं अभी इसको क्लियर कर रही हूँ। अब हम लोग बढ़ेंगे रूल 2 की तरफ। ठीक है, तो चलिए अभी रूल 2 देखते हैं। हम लोगों ने रूल 1 कंप्लीट कर लिया, अब रूल 2 की ओर चलते हैं। तो रूल 2 में क्या है, हाइफिनेटेड नाउन का प्रयोग कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है। तो आप सभी को पता ही होगा ये हाइफिनेटेड नाउन्स क्या होते हैं। अगर नहीं पता हो तो मैं बता दे रही हूँ कि हाइफिनेटेड नाउन क्या होता है। जैसे हाइफिनेटेड नाउन 100 रुपी नोट, 100 रुपी नोट्स। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइफिनेटेड नाउन। 100 रुपी नोट्स को बोलते हैं हाइफिनेटेड नाउन। अगर आपने लिख दिया, यहाँ पे मैं एग्जांपल दे दूं, आई हैव गॉट 100 रुपीज नोट्स, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि हाइफिनेटेड नाउन्स जो है वो प्लूरल फॉर्म में नहीं होते हैं, ये हमेशा सिंगुलर में होते हैं। तो मैं यहाँ पे, हम लोग को यहाँ पे एस को हटाना पड़ेगा, तब जाके ये वाक्य सही होगा। इसीलिए बोला गया कि हाइफिनेटेड जो नाउन है उसका प्रयोग प्लूरल फॉर्म में नहीं किया जाता, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होता है। तो ये था हाइफिनेटेड नाउन से रिलेटेड रूल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पॉटिंग एरर में अक्सर इससे क्वेश्चन देखा जाता है। तो चलिए अभी मैं रूल 3 की तरफ चलती हूँ और इसको क्लियर करती हूँ। क्लियर करने से पहले आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो ले लो आप सब इसका स्क्रीनशॉट। ओके, तो आई होप मैं आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं अभी इसको क्लियर कर देती हूँ। अब बढ़ते हैं रूल 3 की तरफ। चलिए अब रूल 3 की ओर बढ़ते हैं। हमने रूल 2 को कवर कर लिया, अब रूल 3 की ओर बढ़ते हैं। तो रूल 3 को मैं आप सभी को सामने क्लियर कर देती हूँ कि क्या है और क्या कहना चाहता है। तो जैसे कि कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। इन नाउन्स के अंत में लगे एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। ये दिखने में भी प्लूरल लगते हैं एवं इनका प्रयोग भी प्लूरल की तरह ही होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं बता दूं कि आर्म्स मीन्स क्या होता है, भिक्षा। एनल्स मीन्स वर्ष क्रमिक, जो मतलब इतिहास होता है, वर्ष क्रमिक इतिहास इसको बोलते हैं। एसेस मीन्स आप सभी को पता ही होगा, ये राख होता है। आर्काइव्स मीन्स होता है अभिलेखागार यानी जो मतलब पुराने चीज जिसमें रखे हुए हैं उसको अभिलेखागार बोला जाता है। स्पीसीज भी इसको हमेशा प्लूरल में ही यूज किया जाता है, ये प्लूरल है, इसमें लगे एस को नहीं हटाया जा सकता, नहीं तो ये वर्ड गलत हो सकता है। आर्काइव्स भी, ये भी ऐसे ही यूज किया जाता है और ये प्लूरल की तरह ही यूज किया जाता है। सीजर्स, और मैं यहाँ से आपको बता दूं कि ऐसे जो कुछ मतलब औजार होते हैं या कुछ पहनने के कपड़े होते हैं या पहनने वाले कुछ चीज होते हैं जो 2 पार्ट्स में होते हैं, वो हमेशा प्लूरल में यूज किए जाते हैं, उनको सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। जो भी 2 पार्ट्स में होते हैं वो हमेशा प्लूरल में ही यूज होते हैं। तो मतलब प्लूरल वर्ड की तरह ही उसको लिया जाता है। तो यहाँ पे सीजर्स आ गया, इसके 2 पार्ट होते हैं, तो ये तो प्लूरल होगा ही और इसमें से एस को नहीं हटा सकते। ट्राउजर्स, इसके भी 2 पार्ट होते हैं। पैंट्स, इसके भी 2 पार्ट होते हैं, तो ये सभी प्लूरल है और इसमें से एस नहीं हटा सकते। क्लिपर्स ये भी है, जो मतलब इसके भी 2 पार्ट होते हैं। कतरनी जो होती है, जो पेड़ पौधों को मतलब सजाने के लिए जो यूज किया जाता है, उसे क्लिपर्स बोलते हैं। इसमें से भी हम लोग एस नहीं हटा सकते, ये प्लूरल की तरह
मतलब दिखता है, इसमें से हम लोग एस इसको नहीं हटा सकते। यहाँ पे गैलोज, गैलोज मीन्स होती है फांसी। मैंने यहाँ पे फांसी लिख दिया ताकि कितने बच्चों को नहीं पता होता कि गैलोज का मीनिंग क्या होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको। तो गैलोज मीन्स होती है फांसी। ओके, इसमें लगे मतलब एस को हम लोग नहीं हटा सकते, इसको ये ऐसे ही वर्ड है, नहीं तो ये गलत हो सकता है। आई ग्लासेस, इसके फिर से ये पहनने वाला पार्ट है, तो इसमें मतलब ये इसके दो पार्ट्स होते हैं, तो ये खुद ही प्लुरल होता है, इसको हम लोग सिंगुलर कंसीडर नहीं कर सकते। गगल्स, ये भी वही आई ग्लासेस की तरह होता है। बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स मीन्स क्या होता है, ये जो संपत्ति होती है, बिलोंगिंग्स मतलब संपत्ति हो गया, इसमें लगे एस को नहीं हटाया जा सकता। और ट्रूप्स, ट्रूप्स होता है सैनिकों का, जो सैनिक जहां पे रहते हैं मतलब एक साथ, उसे ट्रूप्स बोला जाता है। यहाँ पे आ गया वेजेस, वेजेस क्या होता है, वेजेस मीन्स संपत्ति, धन, मतलब जिसके आपके पास जो वेतन, वेतन बोला जाता है, वेजेस मीन्स होता है वेतन, इसमें से एस नहीं हटाया जा सकता। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये दिखते भी प्लुरल है और इनका यूज भी प्लुरल की तरह किया जाता है। और जो दो पार्ट्स में बने होते हैं, जो पहनने वाले कपड़े, वो भी प्लुरल की तरह ही यूज होते हैं और वो प्लुरल होते ही हैं। ओके, तो मैं कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ, जैसे कि एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लिख दूं, योर पैजामाज आर टॉर्न। टॉर्न मीन्स क्या हो गया, मीन्स फटा हुआ। ओके, तो यहाँ पे योर पैजामाज आर टॉर्न, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि पैजामाज मैंने बताया कि ये क्या होता है, ये दो पार्ट्स में होता है, तो ये प्लुरल होगा। और ये प्लुरल जब नाउन है तो ये क्या लेगा, प्लुरल वर्ब भी लेगा। ओके, और यहाँ पे टॉर्न मीन्स होता है फटा हुआ, तो योर पैजामाज आर टॉर्न। और मैंने लिख दिया एग्जाम्पल में दूसरा, वेयर आर माई पैंट्स। तो ये पैंट्स होते हैं, इनके भी दो पार्ट होते हैं, तो ये भी यहाँ पे वर्ब भी प्लुरल होगा। जब ये प्लुरल होता है, मतलब जब भी सब्जेक्ट प्लुरल होता है तो उसके साथ वर्ब भी प्लुरल लगाया जाता है। तो मैं आई होप कि आप सभी को क्लियर होगा, और क्लियर हो गया होगा अच्छे से। और मतलब मुझे 21 रूल कराने हैं, जिसमें से मैंने 3 रूल करा दिए हैं। अभी क्लास बहुत लंबी हो गई है, इसीलिए मैं कल क्वेश्चंस के साथ जो रूल बचे हैं वो रूल करा के उसके बाद मैं 50 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। तो कल का क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप लोग उसको मिस मत कीजिएगा। प्लीज ये अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद सेशन को अंत करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।